हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आर्सेनल के बारे में। मेरा फेवरेट क्लब जो मेरे हिसाब से इस सीजन टाइटल जीतेगा या नहीं वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसका ट्रांसफर बिजनेस कैसा रहता है। पिछला सीजन वॉज फैंटास्टिक, इतने सालों बाद टाइटल जीतना, चैंपियंस लीग में भी फाइनल तक पहुंचना, तो कोई नहीं कह सकता कि पिछले सीजन किसी भी हद से किसी भी पैरामीटर में कम था। बट इस साल क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि हर क्लब में नए मैनेजर आने वाले हैं, हर क्लब बड़े बड़े साइनिंग्स कर रहा है। इनफैक्ट टॉटनहम भी इतने ज़्यादा महंगे महंगे प्लेयर्स खरीद रहा है, चेल्सी इतने महंगे प्लेयर्स खरीद रहा है, तो क्या आर्सेनल उनके साथ compete कर पाएगा? चलिए सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं प्रेजेंट स्क्वाड को। देखिए पिछले सीजन मेरे हिसाब से जो सबसे टफ चीज़ रही, जो सबसे मुश्किल चीज़ रही कि भाई जैसे जैसे सीजन एंड होने वाला था तब तक आपके प्लेयर्स ने इतने ज़्यादा मिनट्स खेल लिए थे कि उनके लेग्स में वो एनर्जी नहीं बची थी। हमने देखा वर्ल्ड कप में कैसे डिक्लेन राइस ने स्ट्रगल किया, बुकायो साको ने स्ट्रगल किया। ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर सीजन में इतना नहीं खेले होते तो शायद इंग्लैंड के लिए और ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते। अब क्योंकि ये वर्ल्ड कप भी खेलते हुए आ रहे हैं तो इन्हें प्री सीजन भी शायद नहीं मिलेगा, इतना रेस्ट नहीं मिलेगा, तो क्या ये अपना 100% इस सीजन में दे पाएंगे? परहैप्स नॉट। तो डेक्लन राइस का रिप्लेसमेंट क्या हमारे पास है? क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर है जो डेक्लन राइस की फिजिकलिटी, उनकी रनिंग पावर को मैच कर पाए? चलिए स्क्वाड एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप सिर्फ शेयर नंबर ऑफ प्लेयर्स देखें तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं आर्सेनल के पास, और ऐसे प्लेयर्स हैं कि आप आराम से बहुत इजीली 2 फर्स्ट 11 बना सकते हैं आर्सेनल की, और विदाउट अ मेजर ड्रॉप इन क्वालिटी। तो अगर हम इनकी फर्स्ट 11 देखें जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जब सब फिट हैं, जब सब रेस्टेड हैं, वेल रेस्टेड हैं, तो मेरे ख्याल से राया गोलकीपर होंगे। लेफ्ट बैक हिंकापी और कैलाफियोरी में कोई भी हो सकते हैं। हिंकापी आप तब खिलाएंगे जब आपको मालूम है कि ओपोनेंट के पास जो राइट विंगर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है उसकी, वो परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, तो आप वहाँ पे हिंकापी को कराएंगे। ऑन दी अदर हैंड आप कैलाफियोरी को तब खिलाएंगे जब आप थोड़ी वीकर टीम्स के साथ जा रहे हैं, जब आपको क्वालिटी ऑन द बॉल चाहिए, जब आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जस्ट रोल्स रॉयस। मतलब कैलाफियोरी की टेक्निकल एबिलिटी, उनकी एबिलिटी स्प्रे पासेस, उनकी एबिलिटी टू गेट इन द सेंटर, मतलब आर्टेटा ने ये चीज़ पेप गार्डियोला से थोड़ी बहुत सीखी है कि इन्वर्टेड फुल बैक्स कैसे खिलाना है, तो कैलाफियोरी वो रोल बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं क्योंकि उनकी टेक्निकल एबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो मिडफील्ड में आके इतने आराम से प्ले डिक्टेट कर सकते हैं जो हिंकापी शायद नहीं कर सकते। तो जो लो ब्लॉक्स हैं, ऐसे ओपोनेंट्स हैं जो सेटबैक करेंगे, उनके अगेंस्ट शायद हिंकापी की जगह कैलाफियोरी हो सकते हैं। फिर गैब्रियल सलीबा सिलेक्ट्स देमसेल्फ। सलीबा क्योंकि इंजर्ड है, 4-5 महीने सुनने में आ रहा है कि बाहर रहेंगे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मॉस्केरा आ जाएंगे, बट अगर सलीबा फिट हो जाते हैं तो सलीबा इज द फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक विद गैब्रियल मेरे ख्याल से लोग शायद इतना ज़्यादा उन्हें रेट नहीं करते, बट पहले 6 महीने में तो आर्सेनल के लिए जो बेस्ट प्लेयर थे वो गैब्रियल थे। उनके जो गोल्स थे, जो कॉर्नर से उनका अटैकिंग प्राउस था, वो और किसी के पास नहीं था। और जितने पॉइंट्स गैब्रियल ने सिंगल हैंडेडली पिछली बार आर्सेनल को जितवाए उतने शायद और किसी प्लेयर ने नहीं जितवाए, इसलिए गैब्रियल मेरे ख्याल से आई रेट हिम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर आर्सेनल। राइट बैक पे टिम्बर वर्ल्ड कप में नहीं गए थे, उससे पहले भी इंजर्ड थे, तो वो वेल रेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कैलाफियोरी वेल रेस्टेड है, टिम्बर वेल रेस्टेड है, राया भी मैच नहीं खेले हैं तो राया भी वेल रेस्टेड है। तो आपके सेंटर बैक्स के अलावा आपका जो गोलकीपर है, लेफ्ट बैक है, राइट बैक है, वो काफ़ी वेल रेस्टेड है। तो जो ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि भाई उनके बिना क्या, मतलब आर्सेनल के प्लेयर्स इतने ज़्यादा खेल के आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में खेल के आ रहे हैं, तो एकदम ही लैक करेंगे, नहीं। आप देख रहे हैं कुछ कुछ प्लेयर्स नहीं खेले थे तो वो अभी भी फॉर्म में रहेंगे। दूसरा सलीबा नहीं है तो मॉस्केरा भी वर्ल्ड कप नहीं गए थे, पिछले साल भी इतने मैच नहीं खेले थे, तो वो आ जाएंगे, वो भी इतने टायर्ड नहीं रहेंगे। हाँ, गैब्रियल की जगह अगर गैब्रियल को कुछ होता है, और बेन वाइट भी क्योंकि बहुत ज़्यादा फिट नहीं रहते हैं, क्या बेन वाइट यहाँ पे आके वो रोल प्ले कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। या हिंकापिए खेलेंगे और कैलाफियोरी सेंटर बैक खेलेंगे, तो ये भी हो सकता है। तो मतलब ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि भाई आपके प्लेयर्स थके हैं, आपके प्लेयर्स बहुत दिनों से रेस्ट नहीं मिला है तो एकदम बिखर जाएंगे, वो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है जैसा लोग कह रहे थे। मिडफील्ड में हाँ, राइस क्योंकि मेरे ख्याल से पहले इंटरनेशनल ब्रेक तक वो वापस नहीं आएंगे, तो हो सकता है 3-4 मैचेस नहीं खेलें। उसमें आपके पास मान लीजिए माइल्स लुइस केली, आप कहते हैं कि वो खेलेंगे, तो उनके साथ कौन खेल सकता है? मेरे ख्याल से जुबिमेंडी पिछले साल बहुत मैचेस खेले थे, लास्ट में हमने देखा कि उनकी फिजिकलिटी एक्सपोज हुई थी। ये मैंने पहले सीजन चालू होने से पहले कहा था, फ्लोरिन वर्ड्स के लिए भी कहा था, जुबिमेंडी के लिए भी कहा था। टेक्निकली होंगे बहुत ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन बहुत ही ऐसे टेक्निकली ग्रेट प्लेयर्स मैंने देखे हैं प्रीमियर लीग में आके स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि आपको रनिंग पावर, फिजिकलिटी, 2 चीज़ हमेशा चाहिए। उस समय लोगों ने बोला था कि नहीं नहीं ये क्या है, फिजिकलिटी कुछ नहीं होती, टेक्निकलिटी होती है। तो भाई अब समय के साथ आप लोग देख रहे हैं कि भाई स्ट्रगल किया है दोनों ने। तो अभी जब तक राइस नहीं आते मेरे ख्याल से जुबिमेंडी वहाँ खेल सकते हैं लुइस केली के साथ, वो 2 मैन का पिवट बनाएंगे, या आर्टेटा को एब्सोल्युटली लेफ्ट विंग वो एकदम डिफरेंट चॉइस कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई रियल सोसाइडाद में ओडेगार्ड, मरीनो और जुबिमेंडी तीनों साथ में खेले थे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, तीनों बॉल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ला लीगा में तीनों चले भी थे। तो क्या यहाँ भी चल सकते हैं तीनों? क्या यहाँ पे अपनी प्रॉवेस यहाँ दिखा के वो प्रीमियर लीग की मिडफील्ड को डोमिनेट कर सकते हैं? शायद पहले 2-3 मैचों में आर्टेटा ये ट्राई कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि भाई क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि रियल सोसाइडाद के लिए तीनों वो फैंटास्टिक। तो अब मिडफील्ड ऑफ ओडेगार्ड आगे थोड़ा
और मरीनो और जुबिमेंडी पीछे कुड बी वन ऑफ द थिंग्स, क्योंकि हमने देखा स्पेन ने भी ऐसा कोई बहुत ही फिजिकल प्लेयर नहीं लिया था, फिर भी वो अच्छा खेल लेते। तो ये एक लेफ्ट राइट सोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो आप द इजी ऑप्शन इज कि लुइस केली को आप वहाँ खिलाएं, उनके साथ जुबिमेंडी को पेयर करें और ओडेगार्ड या मरीनो थोड़ा आगे खेलते हैं, तो एक डिफेंसिव आपको क्योंकि दोनों प्रेसिंग में बहुत अच्छे हैं, दोनों अपने डिफेंसिव ड्यूटी समझते हैं, तो मिडफील्ड ऐसी है जो ऑफेंसिव से ज़्यादा आपको डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन करेगी। फिर आता है फ्रंट थ्री। अगर हैवर्ट्स फिट रहते हैं, अगर हैवर्ट्स 38 में से 35 मैच भी फिट रहते हैं, 30 मैच भी फिट रहते हैं, मेरे ख्याल से इस आर्सेनल टीम में और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो हैवर्ट्स को रिप्लेस कर सकता है। लोग बोलते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर शायद साका हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर शायद राइस हैं, बट अगर हैवर्ट्स पूरे 38 मैच खेलते हैं तो मेरे ख्याल से जितने पॉइंट्स आर्सेनल अक्यूमुलेट कर सकती है तो और कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर पाएगा। मैं हैवर्ट्स को इतना हाईली रेट करता हूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो लिंकअप प्ले है, उनकी प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट है, वैसा और किसी के पास नहीं है। और हैवर्ट्स को इसलिए मुझे लगता है कि मिडफील्ड में नहीं खिलाना चाहिए। काफ़ी बार आर्टेटा करते हैं कि मिडफील्ड में ओडेगार्ड नहीं है या एजे पे उनको इतना ट्रस्ट नहीं है तो वो हैवर्ट्स को नंबर 10 खिला के ग्योकेरेस को स्ट्राइकर खिलाते हैं, बट मिडफील्ड में नंबर 10 में वहाँ पे मेरे ख्याल से हैवर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे हैवर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। हैवर्ट्स की ग्रेटेस्ट एबिलिटी तभी आपको दिखती है जब वो एज अ फॉल्स नाइन खेलते हैं। लेफ्ट में मेरे ख्याल से ट्रोसार्ड को बेच दिया है। मार्टिनेली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं। मार्टिनेली एक ऐसे विंगर हैं जो डिफेंसिवली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफेंसिव से ज़्यादा। तो अगर आप मार्टिनेली वहाँ पे हैं तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो ओपोनेंट का राइट विंगर है वो कम से कम गोल तो स्कोर नहीं करेगा, बट what you can also be assured कि मार्टिनेली कुछ ऐसा फ्लैश इन द पैन कर दें उसके चांसेस बहुत कम है। मार्टिनेली का कॉन्फिडेंस पिछले 2 साल से डाउन ही होता जा रहा है। एक प्लेयर जैसे यॉर्गन क्लॉप ने बोला था कि टैलेंट ऑफ द सेंचुरी है, उसकी ये हालत देखते हुए थोड़ा अजीब लगता है। उसका रीज़न भी है कि भाई वो हेड डाउन करते हुए बस स्प्रिंट करना चाहते हैं। उनकी वो टेक्निकल एबिलिटी नहीं है कि हेड अप करके पहले देखें, पिच नेविगेट करें, और वो जब नहीं होता है तो एक सर्टन लिमिटेशंस आपके ऊपर आई जाती हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से एजे खेलेंगे, लेकिन हमने देखा था एजे जब इस पोजीशन पे खेले थे एस्टन विला के अगेंस्ट तो उन्होंने अपने मैन को लूज़ किया था। उसके बाद 2 महीने तक आर्टेटा ने उन्हें खिलाया नहीं था। तो क्या अब उन्हें ये समझ में आया है कि आर्टेटा के लिए डिफेंसिव कितना इंपॉर्टेंट है? क्या वो ये समझते हैं कि भाई आर्टेटा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मैन को ट्रैक करें, आप डिफेंसिवली अपना रोल बहुत अच्छा से प्ले करें? तो अगर ये आया है तो यहाँ लेफ्ट विंग पे वो सक्सीड कर सकते हैं। नहीं तो एजे के लिए फिर से हो सकता है कि एक मिड सीजन ही जाए, क्योंकि आर्टेटा के लिए भाई आप ऑफेंसिवली चाहे जितने बड़े जीनियस हो, आपको डिफेंसिव अपनी ड्यूटी करनी ही है, और वहाँ पे एजे थोड़ा बहुत लैग करते हैं। और एजे के साथ मुझे भी एक फ्रस्ट्रेशन है कि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं बट ही इज अ प्लेयर ऑफ मूवमेंट्स, कि भाई एक वर्ल्ड क्लास कोई गोल मार देंगे। इस समय आर्सेनल की टीम में उनसे अच्छा बॉल स्ट्राइकर कोई नहीं है। ऐसा प्लेयर नहीं है कोई जो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हो या इवन इनसाइड, जिसकी टेक्निक हिटिंग एबिलिटी जिसकी इतनी अच्छी हो। तो ऐसे वहाँ पे एक यूनिकॉर्न है इस आर्सेनल टीम के लिए। बट बिकॉज जब वो टीम में रहते हैं तो अगर आप उन्हें पूरा 90 मिनट्स देखें तो वो डिफेंसिवली इतने कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो गेम प्ले में इतना इन्वॉल्व नहीं होते। तो इट्स लाइक हैविंग अ लग्जरी, बट अ वेरी पोर्टेंट लग्जरी। आप ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जहाँ आपको मालूम है आपके पास ज़्यादा बॉल नहीं आनी, तो वहाँ शायद आप एजे को खिला सकते हैं कि भाई मान लो 1-2 मूवमेंट्स ही उसने जनरेट कर दिया, गोल मार दिया तो शायद हम जीत जाएं। लेकिन जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको सस्टेन्ड पोजीशन रखना है, जहाँ आप और आपका ओपोनेंट ऑलमोस्ट 50-50 है, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको टीम के सिस्टम से जीतना है, वहाँ आई थिंक एनी डे मार्टिनेली खेलेंगे, या अगर एजे बीच में आते हैं तो एजे से पहले ओडेगार्ड खेलेंगे, कि ये दोनों लोग अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये मेरा मानना है। अब बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से एजे की क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। और दूसरा अगर हम देखें राइट विंग पे साका अगर मान लीजिए पहले कुछ मैचेस नहीं खेलते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउमन आ सकते हैं। डाउमन पिछले साल जितना भी थोड़ा बहुत खेला वो बहुत ही बेहतरीन खेले, और हमें देखने को मिला कि वाई ही इज़ रेटेड सो हाईली। मैंने तो सीजन चालू होने से पहले कहा था कि ये एक आदमी है जिसपे बहुत ज़्यादा मैं विश्वास रखता हूँ कि जिस हिसाब से इसकी रनिंग एबिलिटी है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई विंग पे साका को रिप्लेस कर सकता है, बट आई थिंक इस बेस्ट पोजीशन इज़ इन द सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड, क्योंकि जो इनकी हाइट है, जो इनकी ड्रिबलिंग की स्टाइल है, इट्स वेरी सिमिलर टू काका। ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लेफ्ट फुटेड काका। अगर आप देखें इनकी जो ड्रिबलिंग स्टाइल है वो शायद विंग्स पे इतनी इफेक्टिव ना रहे जितनी एज एन अटैकिंग मिडफील्डर रहेगी, जिनके वेट ऑफ पास है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म सक्सेसर हो सकते हैं ओडेगार्ड के लिए। और साका को मेरे ख्याल से अगर नहीं फिट होते हैं तो शायद मैडुएके आ सकते हैं। मैडुएके ने हमें वर्ल्ड कप में दिखाया कि भाई वो कितने अच्छे हैं विद हिज पेस, बट ऑल्सो उनकी वीकनेस क्या है कि भाई एंड प्रोडक्ट कुछ है नहीं। वो अपने मैन को बीट भी कर देते हैं, तो जनरली उनका पास या तो ओवर हिट होता है या तो अंडर हिट होता है। वो एक प्रॉब्लम है। बट केओस क्रिएट करने में काफ़ी बार आपको एंड प्रोडक्ट नहीं भी क्रिएट करना होता है, आपको बस केओस ही क्रिएट करना होता है कि भाई आपकी वजह से वहाँ का जो ओपोनेंट का लेफ्ट विंगर है वो ऑक्यूपाइड रहे। तो वहाँ पे शायद मैडुएके साका को 3-4 मैचों इनफैक्ट 10 मैच में भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आना चाहिए मोस्टली आर्सेनल को। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से वेनियरी भी वापस आ रहे हैं, वो यहाँ पे खेल सकते हैं। डाउमन जैसे मैंने बताया जब तक ओडेगार्ड हैं तो डाउमन भी ये रोल प्ले कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे
स्क्वाड है जो जनरली आपकी गलतियां छुपा लेगी, जो ऐसा है कि आपको वीकनेस एक्सपोज नहीं होने दे सकती। दूसरा, एक प्लेयर जिसका वर्ल्ड कप काफ़ी ठीक गया है बट अगेन उसने दिखाया कि वो सुपर सब है, वो है मिकेल मरीनो। तो अगर मैच टाइट है 70-75 मिनट तक है, मिकेल मरीनो आके एक आपके लिए गोल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई राइस को क्या मरीनो रिप्लेस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि मरीनो इज ऑल्सो अ मैन ऑफ मूवमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि पूरा गेम डोमिनेट करे मरीनो, तो उनकी वो रनिंग पावर नहीं है जो डेक्लन राइस की है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये बातें हो रही हैं ब्रूनो गिमारेश को लेने की, आई थिंक काफ़ी वैलिड है। ब्रूनो गिमारेश एक फिजिकलिटी ऐड करेंगे। अगर डेक्लन राइस नहीं है पहले 3-4 मैच में और गिमारेश आ जाते हैं इस टीम में, तो उनको वो एक स्टील प्रोवाइड करेंगे जो शायद और प्लेयर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर 70-75 मिलियन तक ब्रूनो गिमारेश के लिए जाना पड़े तो मेरे ख्याल से जा सकती है आर्सेनल, क्योंकि प्रीमियर लीग प्रूवन है। बट मेरे लिए आइडियल साइनिंग कौन सी होगी भाई, मैंने काफ़ी बार बोला है कि प्रीमियर लीग में मेरे हिसाब से मोइसेस काइसेडो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और उनसे ज़्यादा बड़ी सीलिंग, उनसे ज़्यादा ऊंची सीलिंग मुझे लगती है रोमियो लाविया की है, जो चेल्सी के लिए खेलते हैं। बट चेल्सी में वो बहुत अच्छा खेल नहीं पाए हैं, इंजर्ड रहे हैं। और ऐसा लगता भी है कि चेल्सी से हम हर साल एक प्लेयर खरीदते हैं, तो इस साल अगर आप मुझसे पूछें तो अबव एनीवन एल्स मैं एक ही नाम लूंगा, वो है रोमियो लाविया, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास पोटेंशियल वो है कि वो डेक्लन राइस के साथ एक गोटेड लाइनअप बना सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस। रोमियो लाविया मेरे लिए एक आइडियल साइनिंग होगी। और लेफ्ट विंग पे एक जरूरी है, क्योंकि ट्रोसार्ड को आपने बेच दिया, वो पिछले साल बहुत अच्छा खेले थे। एजे को इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं लोग, मैं भी इतना मतलब डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन उनका इतना अच्छा रहता नहीं। मार्टिनेली का ऑन द अदर हैंड ऑफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये दोनों नहीं है तो आप किसको लेंगे? तो मेरे ख्याल से जोलेस की बात हो रही है, उसको ऑलरेडी ने साइन कर दिया है, बट वो क्या फर्स्ट 11 में आ सकते हैं? वो आर्सेनल के क्लब के लेवल के फर्स्ट 11 में जगह बना सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं है। तो एक मेरे हिसाब से सस्ता प्लेयर भी मिलेगा, और मेरे हिसाब से जिसकी टेक्निकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता है, वो है एवर्टन के इलिमन एंजाय। अब लोग बोलते हैं कि भाई उनका ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन अभी तक एवर्टन के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो वो रीज़न ये है कि एवर्टन प्रीडोमिनेटली एक काउंटर अटैकिंग टीम है। वो ऐसी टीम है जिसको रनिंग पावर वगैरह बहुत चाहिए, जो ये चाहती है कि ऑफेंसिव ट्रांजिशन बहुत अच्छा हो, जबकि आर्सेनल को लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट बहुत खेलना पड़ता है। तो जब आप लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जिसका क्लोज कंट्रोल बहुत अच्छा हो, क्योंकि लो ब्लॉक है तो मतलब उनके डिफेंडर्स बहुत पास है और जिनकी क्लोज पासिंग बहुत अच्छी हो। ये अंतर होता है एक ऑफेंसिव ट्रांजिशन में अच्छे प्लेयर का और एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेलने वाले प्लेयर का। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इलेवन एंजाय ये रोल बहुत अच्छा करते हैं। तो भले ही वो एवर्टन के लिए आप कहें कि इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है या इतना ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आर्सेनल के लिए वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई छोटी टीम के लिए नहीं खेला है तो बड़ी टीम में तो और प्रेशर होता है। तो मैं हर बार ये एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि अब देखिए कुछ प्लेयर्स बने होते हैं बड़े क्लब के लिए खेलने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेसेट ओजिल को अगर आप किसी वेस्ट हैम में डाल देते या किसी छोटे क्लब में डाल देते तो वो बहुत अच्छा नहीं खेलते, क्योंकि उनकी डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहता है, इतने फिजिकली वो इम्पोज नहीं कर सकते, जबकि छोटी टीम में आपको यही करना पड़ता है। सेम चीज़ मुझे लेमन एंजाय में देखने को मिलती है। लेमन एंजाय को आप बड़ी टीम में रखिए, मोस्टली जिसके पास पोजीशन है जो जनरली 60-65% पोजीशन रखा है, जो जनरली मान लीजिए लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेल रहा है, तो उसको वो बीट कर देंगे क्योंकि क्लोज कंट्रोल बहुत अच्छा है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है। तो ये मेरे लिए एक साइनिंग होगी जो कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बारकुला से भी अच्छी होगी। बारकुला को ज़बरदस्ती आप 100 मिलियन देंगे और क्या वो प्रीमियर लीग में इतनी जल्दी एडजस्ट कर पाएंगे, आई एम नॉट सो श्योर। एंड प्रोडक्ट उनका भी ऐसा कुछ ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, इसलिए मुझे लगता है इलेवन एंजाय, रोमियो लाविया ये दो प्लेयर ला सकते हैं। जिन प्लेयर्स को ये बेच सकते हैं इस साल, मेरे ख्याल से वनेरी की बात आ रही है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि ओडेगार्ड जितना भी वर्ल्ड कप में फैंटास्टिक थे आर्सेनल के लिए, जब आपके पास ऑलरेडी इतनी बॉल रहती है, जब आपके पास कंट्रोल रहता है, तो ओडेगार्ड काफ़ी बार बहुत डिले करते हैं पास रिलीज करने में। अब पिछले सीजन या पिछले 2 सीजन से जिनने भी देखा है वो अग्री करेंगे कि ओडेगार्ड एज गुड एज ही हैज़ बिन, परहैप्स इट्स टाइम टू मूव हिम ऑन, क्योंकि एक वैल्यूबल एसेट भी हैं। तो शायद एक ऐसा है कि हमने देखा है आर्सेनल अपने प्लेयर्स को बहुत महंगा नहीं बेच पाते हैं, लेकिन ओडेगार्ड अगर और कोई क्लब इंटरेस्टेड है तो वो ऐसे प्लेयर हैं जो महंगे जा सकते हैं, जो आपको 75-80 मिलियन दे सकते हैं। सिमिलरली एक प्लेयर और जो जा सकता है, जिसे बेचना ही चाहिए, जा कह सकता है, वो है गैब्रियल हेसूस। एज भी हो रही है, हमने देखा है कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं, ना आप टर्न ऑफ फेस उतना बचा है, ना इतनी फिजिकलिटी बची है कि बॉल होल्ड अप कर पाएँ, तो मेरे ख्याल से उन्हें जाना चाहिए। तीसरा प्लेयर थोड़ा लोग कह सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं जब ट्रोसार्ड को बेचा है कि इसको भी बेचें, लेकिन मेरे ख्याल से मार्टिनेली को भी आप बेच सकते हैं। मार्टिनेली का गेम जिस हिसाब से मैंने बताया कि वो एक डिफेंसिव लेफ्ट विंगर हो गए कि डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेलेंगे बट ऑफेंसिव कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते नहीं है। तो अगर मार्टिनेली, ओडेगार्ड जो एक तरह से जो रिवाइवल हुआ है आर्सेनल का, उसके साथ हमारे साथ थे, बट मेरे ख्याल से अब उनका आर्सेनल करियर हैज़ रन इट्स कोर्स, ज़्यादा इंप्रूवमेंट उन दोनों में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो शायद ओडेगार्ड, मार्टिनेली, गैब्रियल हेसूस और परहैप्स नॉर्गार्ड को भी बेच सकते हैं। पिछले सीजन लाए थे आप उन्हें, बट ज़्यादा आपने खिलाया नहीं, तो क्लियरली शोज़ कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो शायद 5-10 मिलियन में आप उन्हें भी बेच सकते हैं।
इन 3 प्लेयर को बेच के आपके पास 100 मिलियन आ सकते हैं, जिससे आप गिमारेश और 11 एंजाय, अगर आप गिमारेश नहीं लेते हैं, इनफैक्ट रोमियो लाविया और एंजाय लेते हैं, तो 100 मिलियन में तो वो दोनों आ जाएंगे। तो वो आप कर सकते हैं। या तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि भाई जुबी मेंडी को अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो उनको भी हटा के एक और गिमारेश रोमियो लाविया दोनों के ले जाइए और जुबी मेंडी को भी बेच दीजिए। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और जावी अलोंसो को पसंद भी है ऐसे प्लेयर, जैसे जुबी मेंडी को वो रियल मैड्रिड लाना चाहते थे। तो हो सकता है अगर आप बोलें कि रोमियो लाविया के लिए जुबी मेंडी, आप लोग बोलेंगे कि जुबी मेंडी तो इतना हाई क्लास प्लेयर है, आप कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 महीने में वो एक्सपोज हुए थे। वो चीज़ आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल आर्टेटा खिलाते हैं वो अब उस स्टाइल से बहुत अलग हो चुका है जो वो ग्वार्डियोला के अंडर सीख के आए थे, और जब वो पहले 1-2 सीजन में आर्सेनल को खिला रहे थे। अब ये टीम इट्स अबाउट बीइंग टफ, इट्स अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से जुबिमेंडी को हटा के आप रोमियो लाविया को ला सकते हैं। ये भी एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इन्हें भी आप बेच सकते हैं। फनियरे को मेरे हिसाब से नहीं बेचना चाहिए, डाउमेंग को तो सोच ही नहीं सकते, मेडवेको को भी रख सकते हैं क्योंकि कोई ऐसा ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा। और पेस है, इस टीम में पेस लैक करती है, तो पेस मेडवेके एक प्लेयर हैं जो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपको बार्गेन मिल जाता है तो आप ले लीजिए, बाकी ये टीम बहुत सेटल्ड है। हाँ, जॉन स्टोन्स की बात हो रही है ऑन अ फ्री एजेंट, सलीबा इंजर्ड है, तो एज अ फ्री एजेंट जॉन स्टोन्स को ले सकते हैं, लेकिन उनके वेजेस बहुत ज़्यादा हाई होगी। आप ये सोच सकते हैं कि भाई उनकी जगह क्या आप किसी और को, एजरी कौनसा की भी बात हो रही है, लेकिन एजरी कौनसा महंगे होंगे। अगर आप मुझसे पूछें एजरी कौनसा और जॉन स्टोन्स में, तो मैं जॉन स्टोन्स बोलूँगा, क्योंकि वो आपको कुछ कॉस्ट नहीं करेंगे, जो वेजेस लगेगी वही लगेगी, और कुछ दिनों में सलीबा वापस आ जाएंगे तो जॉन स्टोन्स वुड बी मोर देन हैप्पी टू वार्म द बेंच, क्योंकि वो सिटी में भी बेंच ही वार्म कर रहे थे। अगर ये एक सेंटर मिडफील्डर, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव माइंडेड जिसकी रनिंग पावर है, जो रॉबस्ट है, वैसा सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर आ जाता है, और एक लेफ्ट विंगर जिसके पास पेस है, जिसके पास क्लोज कंट्रोल अच्छा है, जिसके पास टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो लेफ्ट विंग से 10 से 12 असिस्ट और 8 से 10 गोल्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये 2 चीज़ें अगर फिक्स हो जाती हैं और हैवर्ट्स अगर फिट रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस टीम को फिर से टाइटल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और टीम में चाहे 5 प्लेयर लें, 10 प्लेयर लें, 11 प्लेयर लें, बट अगर ये 2 चीज़ें, एक सेंटर मिडफील्डर और एक लेफ्ट विंगर, क्वालिटी का आर्सेनल ले लेती है, तो फिर इस टीम को, जो इसके पास डेप्थ है, जो इसके पास एक इतने सालों से खेलने का एक्सपीरियंस है, एक विनर्स मेंटालिटी है, तो इसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये दोनों प्लेयर ऐसे ले आए जिसने टीम को एलिवेट किया, जो क्योंकि काफ़ी न्यू साइनिंग्स ऐसी होती हैं जो हिट नहीं करती हैं, अगर ये दोनों प्लेयर्स आके हिट हो गए तो ये टीम चैंपियंस लीग भी जीत सकती है। मैं इस टीम को इतना हाईली रेट करता हूँ। बाकी आप लोग बताइए, आपके हिसाब से कौन से ऐसे हिडन जेम्स हैं जो इस टीम में आ सकते हैं और इसे एलिवेट कर सकते हैं, और कौन से प्लेयर्स आप चाहते हैं कि ये टीम बेचे, और आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी, कहाँ फिनिश करेगी नेक्स्ट सीजन। और आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।